हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। जैसे कि आपने मेरे भाई देख रहे होंगे, आपका अभी नवरात्रि पर्व चल रहा है और मेले की शुभारंभ है और क्लास अपने लोग जो है क्रैश कोर्स की आज शेड्यूल सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर अपने लोग जो है चलेंगे और क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। और आज की क्वेश्चंस आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो मेरे भाई अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को आपको समझते चलना है। जो मेरे भाई आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप सभी को और माँ देवी जगत जननी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और माँ दुर्गा आपके जीवन से सभी बुराइयों को दूर करे और आपका जीवन खुशियों से भर दे। दुर्गा नवमी के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सो मेरे डियर्स, हम कह सकते हैं मंजिल उन्हें को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। सो डियर्स, ज़्यादा समय इन्वॉल्व ना करते हुए अपने लोग आज सारे के सारे और आज की इस लेक्चर में अपने से बात करेंगे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड 2024 में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और सो गाइस, इस क्वेश्चन को और ये सारे क्वेश्चन को आप देखना मिस ना करें। अगर कहीं से कोई दिक्कत आपको आता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ें, क्वेश्चन को एनालिसिस अच्छे से करें ताकि आपका हर एक कंसेप्ट ना क्लियर हो जाए। सो डियर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से उन क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। आपका जो है प्रजनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों, ये आपका पहला क्वेश्चंस है सब्जेक्टिव में और बहुत ही टॉप मोस्ट क्वेश्चन है आपके रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का। कह रहा है कि प्रजनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है और क्यों, रिप्रोडक्शन का, यानी विच इज द बेस्ट मेथड्स फॉर रिप्रोडक्शन एंड व्हाई। जैसे मेरे भाई हम कह सकते हैं हमारे इस पृथ्वी पर जनन अनिवार्य है, क्योंकि जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक जनन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की चेंज होती है, यानी जितने भी क्रोमोसोम गुणसूत्र पाया जाता है उनका अलग अलग जो है वेरिएशन, विभिन्नताएं होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जिनसे या जिससे युग्मक गैमेट्स में नए लक्षण डेवलप होते हैं जो अपने पेरेंट्स से भिन्न होता है। हम कह सकते हैं अगर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर न्यू गैमेट्स का निर्माण होता है, वो अपने पेरेंट्स से क्या होता है, भिन्न होता है। अपने संतति से वो क्या होता है, भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। जिसके कारण मेरे भाई याद रखिएगा, अतः लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होते हैं, क्योंकि आनुवांशिक विभिन्नताएं के कारण जीव अधिक क्षमतावान होते हैं, अधिक स्ट्रांग होते हैं। अर्थात जनन के कारण जीवों की संख्या या वृद्धि होती है। हम कह सकते हैं अगर हमारे इस पृथ्वी पर कोई भी ऑर्गेनिज्म है और वह रिप्रोडक्टिव फेज में तभी भाग ले सकता है जब वो अपनी जनसंख्या को ग्रो करेंगे, अपने अस्तित्व को बरकरार रखेंगे। जीवों का जनन होना अनिवार्य है, क्योंकि वह सभी जीव अपने ही जैसे संतति को, अपने ही जैसे जितने भी ऑफस्प्रिंग होते हैं, सारे ऑफस्प्रिंग को एक साथ मेंटेन करके रखता है। आनुवांशिक विभिन्नताएं जब तक न होना तब तक कोई भी जीव जंतु अपने इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता है। इसीलिए मेरे भाई हम कह सकते हैं कि प्रजनन की यानी रिप्रोडक्शन की बेस्ट मेथड की अगर बात किया जाए तो आपका बेस्ट मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। यस, चलिए, ये आपका बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन आप हर एक एक टॉपिक को जब तक अच्छे से नहीं देखोगे ना, तब तक आपका हर एक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कोशिश कीजिएगा आप माइंड को कंसंट्रेट करके अच्छे तरीके से समझने और सुनने की कोशिश कीजिएगा। जैसे जैसे आप मेरे भाई मेहनत करते चलोगे, जैसे जैसे आप अपने हर एक एक लक्ष्य के स्टेप को आगे बढ़ते चलोगे, तो वैसे वैसे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को इतने अच्छे तरीके से सुनिए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आपका कहा जा रहा है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका टॉप मोस्ट, ये भी BBI क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका इंग्लिश हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? याद रखिएगा मेरे भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? हम कह सकते हैं क्लोन क्यों होता है। सबसे पहले तो क्लोन का मतलब समझ लीजिएगा आप। क्लोन का मतलब होता है मेरे भाई, अगर शुद्ध हिंदी की बात किया जाए तो वो क्लोन ही होता है, और वह ना अपने एक जेनेटिकल एंड, याद रखिएगा, यानी मॉर्फोलॉजिकल रूप से ना सम्मान होते हैं। याद रखिएगा, आनुवांशिक तथा अकारिकी रूप से सम्मान जीव को क्लोन कहा जाता है। क्लोन का मतलब कि इनके जेनेटिकल रूप और मॉर्फोलॉजिकल रूप दोनों एक सम्मान होना चाहिए। फिर आपका अलैंगिक जनन द्वारा यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न ऑफस्प्रिंग अनुवांशिक यानी जेनेटिक तथा अकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी रूप से अपने जनक के समान होते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। आपका कहा जा रहा है कि अगर कोई भी जीव है और वह जीव आपका जेनेटिकल और मॉर्फोलॉजिकल रूप से अगर समान हो, तो वह जीव आपका क्लोन कहलाता है। यह जीव अकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। जैसे अब आनुवांशिक स्तर, अगर कोई भी मेरे भाई संतति है और वह संतति लगातार आपका डेवलप धीरे धीरे कर रहा है, ग्रो कर रहा है, वृद्धि कर रहा है और उनसे न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो रहा है, वो आपका आनुवांशिक स्तर। और उनके द्वारा जो भी अकारिकी तथा एसेक्सुअल फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। अब बताइए मुझे, ये जीव जो भी है आपका, जितने भी आपका जीव है, सारे के सारे जीव जब रिप्रोडक्टिव फेज में भाग लेता है, तो वो सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं और ये अपने पेरेंट्स के सिमिलरली होते हैं, अर्थात सेम होते हैं, सम्मान होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं ये जीव आपका मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल रूप से क्या होता है? सम्मान यानी सेम होता है। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। आप ना अच्छे तरीके से हो सके तो इस सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझने की प्रयास कीजिए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो इंग्लिश हो गया सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाह्य निषेचन की व्याख्या करें तथा इसके नुकसान बताएं। टॉप मोस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसे आप मिस मत कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम तक आप इसे जरूर देख के जाइएगा। एक आपका कह रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को व्याख्या करने के लिए और इसके नुकसान बताने के लिए। अब याद रखिएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता क्या है? वैसे जीव जिसमें निषेचन की क्रिया अपने पेरेंटल बॉडी के फैलोपियन ट्यूब के बाहरी भाग से होता है, तो हम कह सकते हैं जनक शरीर के बाहरी भाग से जब हो तो उससे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन के अब कौन कौन सा ऐसा जीव है आपका जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं? तो याद रखिएगा फ्रॉग, मेढक जिसको कहते हो आप मेरे भाई, मेढक, स्नेक, सांप, फिर हम कह सकते हैं आपका फिश,
डॉट डॉट etc। ये सब में ना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके नुकसान निम्नलिखित होते हैं। भाई अभी जाओगे कहाँ आप? आपका क्वेश्चन ना यहाँ पे ये भी कह रहा है बाह्य निषेचन की व्याख्या करें तथा इसके नुकसान अलग लिखना है। आपने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को तो बताएं ही बताएं, अब इनके नुकसान के बारे में बताना होगा आपको। इनके निषेचन नुकसान निम्नलिखित होते हैं। पहला आपका निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया बहुत कम होती है। संतति अत्यधिक संख्या में उत्पन्न होती है। संतति शिकारियों द्वारा शिकार होने की स्थिति से गुजरती है। इनके जितने भी आपका गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, सारे गैमेट्स को, सारे ऑफस्प्रिंग को एक खतरा बना हुआ रहता है, कहीं दूसरा जीव आकर इस पे अटैक न कर दे और अपना भोजन ग्रहण न कर ले। इसीलिए मेरे भाई याद रखिएगा कि इनमें जो भी आपके संतति होते हैं, सारे संतति को एक भय बना हुआ रहता है, डर बना हुआ रहता है कि ताकि दूसरे जीव आकर अटैक न कर दें। नेक्स्ट आपका, इसकी संतति ऑफस्प्रिंग बहुत कम संख्या में जीवित रह पाती। गैमेट्स की काफ़ी क्या होती है, बर्बादी होती है। वयस्क होने तक, युवा होने तक उनकी उत्तरजीविता काफ़ी जोखिमपूर्ण होती है। निषेचन को संपन्न करने के लिए काफ़ी संख्या में युग्मक प्रयुक्त होते हैं, जिससे युग्मकोभिद की बर्बादी होती है, या गैमेटों की क्या होती है, बर्बादी होती है। काफ़ी गैमेट्स इनसे क्या होता है, बर्बाद होता है। इसीलिए आपका यह क्वेश्चन एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की व्याख्या वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कायिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? आपका कह रहा है कायिक प्रबंधन के बारे में। कायिक प्रबंधन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है, जरा गौर से समझिएगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कोई दो उपयुक्त उदाहरण दे। जनन की ऐसी विधि जिसमें प्लांट के शरीर का कोई भी कायिक भाग प्रबंधक का कार्य करता है। प्लांट के शरीर का, प्लांट्स के कोई भी भाग एक प्रबंधक वर्दी भाग के रूप में काम करता है, याद रखिएगा, और न्यू प्लांट्स के रूप में विकसित हो जाता है, जिसे हम कायिक प्रबंधन कहते हैं। एग्जाम्पल आपका, ब्रायोफाइलम के प्लांट्स में न्यू बड का निर्माण पहला। दूसरा, पोटैटो के कंद नॉट्स में प्रेजेंट बड का निर्माण, और कई ऐसे पार्टिकल है आपका पौधों की प्रवृत्ति जिसको आप मेरे भाई आर्टिफिशियल मेथड के रूप में न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं ये आपका कायिक प्रबंधन कोई भी प्लांट्स में संपन्न होता है। कायिक का मतलब होता है, याद रखिएगा, पेड़ पौधे, और प्रबंधन का मतलब होता है वर्दी भाग, यानी हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल पार्ट्स, ट्रॉपिकल पार्ट्स, ये सब सारे के सारे आपका कायिक प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या करें। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है मेरे भाई, बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को आपका टॉपिक रिसर्च किया गया है, कहीं आप इस क्वेश्चन को मिस ना कीजिएगा। एक पुष्प में निषेचन पश्च, निषेचन के बाद, पश्च का मतलब होता है बाद, परिवर्तनों की व्याख्या करें। कोई फ्लोरिंग प्लांट्स हैं और इसमें कह रहा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद इसमें क्या क्या चेंजेस आता है, इनके बारे में कह रहा है व्याख्या करने के लिए। तो अब याद रखिएगा, आप अगर कोई भी फ्लोरिंग प्लांट्स है तो उन फ्लोरिंग प्लांट्स में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला परिवर्तन फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद सेपल, बाह्य दल, पेटल दल तथा एंथर प्राकोष झड़कर गिर जाते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, पहला कह रहा है
अगर किसी पुष्पीय पौधों में, फ्लोरिंग प्लांट्स में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उनमें कुछ ऐसे पुष्प का भाग होते हैं जो झड़कर ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है। तो वो भाग कौन कौन है? तो पहला भाग सेपल, बाह्य दल, पेटल, दल और एंथर, परागकोश, जो झड़ के क्या होता है? गिर जाता है। नेक्स्ट आपका है कुछ पौधों में सेपल यानी बाह्य दल फल के साथ चिपके रहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, टोमेटो, टमाटर एंड ब्रिंजल, बैगन, ये दोनों आपका ऐसे पुष्प की प्रवृत्ति होते हैं जिनमें मेरे भाई ऑटोमेटिक वो क्या होता है? डायरेक्ट फल के साथ ही चिपका हुआ रहता है पत्तियां, जिसको आप कहते हो सेपल। युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। अब जायगोट जो बनेगा वो कन्वर्ट किस में होगा? एम्ब्रियो में हो जाएगा। फिर हम कह सकते हैं अंडाशय एक फल के रूप में विकसित हो जाता है, यानी आपका ओवरी जो होता है वो ओवरी एक साथ फल के रूप में क्या होगा? डेवलप हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट कह रहा है ओव्यूल बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। ओव्यूल का मतलब होता है बीजांड, बीज में क्या होता है? सीड्स पार्ट्स में परिवर्तित हो जाता है। ये सब क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आप करता हूँ ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई आपका एक मेहनत ये बनता है, बस थोड़ा सा आप ये हेल्प कीजिए, इस वीडियो को अच्छे तरीके से उन दोस्तों तक आप पहुँचाइए जिन दोस्तों तक ये वीडियो अभी तक नहीं पहुंचा और उनको बायोलॉजी में अच्छे प्रिपरेशन की ज़रूरत हो। शॉर्ट लॉन्ग अगर वो बायोलॉजी से उनको डर हो रहा है कि कैसे होगा, बायोलॉजी में क्या होगा, सर बायोलॉजी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, सर हमने पढ़े नहीं लेकिन मेहनत ज़रूरी है। यस मेरे भाई, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके पास लेके आए सिलेक्टेड क्वेश्चन और हर एक के क्वेश्चन को एनालिसिस आपके साथ करवाएंगे। इसीलिए सो मेरे डियर्स, आप अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट को क्लियर करते चलिए। हम आपको, जो मेरे भाई न्यू है, आप सभी को अच्छे तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है। बस आप मेहनत नहीं करोगे ना तो आपकी रियल लाइफ में सफलता का वो हिस्सा और वो परिकल्पनाएं आपका नहीं होगा जो आप चाहोगे। इसीलिए सो डियर्स, आज ज़्यादा क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको प्रोवाइड करेंगे इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन आपको। लेकिन इनसे पहले आपको एक साथ मेरे ही तरह आपको भी मेहनत करना होगा। जैसे मेरे भाई, अगर मेहनत दोनों तरफ से होना तो कामयाबी बहुत ही जल्द शोर मचा देगी। इसीलिए आप अपने आप को पावरफुल रहिए, अपने आप को कभी भी पेशेंस मत खोने दीजिए। ये क्लास 12 के लिए उन स्टूडेंट तक पहुंचाइए इन वीडियो को जिनको बायोलॉजी में अच्छे प्रिपरेशन की ज़रूरत हो। हम सो मेरे भाई, बस घबराने की बात नहीं है। बाकी फिर मिलते हैं अपने सब नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। तब तक के लिए मेरे भाई हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। तब तक के लिए मेरे भाई बेस्ट ऑफ लक।